अकबर बीरबल की कहानी खाली थाली। प्रारंभिक दृश्य दरबार में हलचल। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। मंत्रीगण, सेनापति, कवि, विद्वान और अन्य दरबारी अकबर के आसपास थे। लेकिन बीरबल की सीट खाली थी। अकबर ने इधर-उधर देखा और पूछा, कहाँ है बीरबल? आज देर क्यों हो रही है? तभी एक सैनिक ने आकर सूचित किया, जहां पनाह, बीरबल दरबार में आने ही वाले हैं। उन्होंने कहा है कि उनके साथ कुछ विशेष लाने की अनुमति दी जाए। अकबर ने अनुमति दे दी। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में आए, लेकिन उनके हाथ में एक बड़ी सी खाली थाली थी। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कहने लगा, बीरबल पागल हो गया है क्या? खाली थाली लेकर दरबार में आया है। कोई बोला, लगता है कोई नई चाल है। बादशाह अकबर भी चकित हो गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये क्या तमाशा है? खाली थाली लेकर क्यों आए हो? बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां पनाह, यह कोई तमाशा नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जो मैं आपको और पूरे दरबार को दिखाना चाहता हूं। दरबारियों की जिज्ञासा और अकबर की अनुमति। अकबर को बीरबल की बात में कुछ गूढ़ अर्थ लगा। उन्होंने गहरी नजरों से बीरबल को देखा और बोले, ठीक है बीरबल, अब इस खाली थाली का रहस्य बताओ। बीरबल ने थाली को दरबार के बीच में रख दिया और बोले, जहां पनाह, यह थाली तो केवल प्रतीक है। यह प्रतीक है उन लोगों की जिनके घरों में आज भोजन नहीं है। यह प्रतीक है उन गरीबों की जिनकी थाली हमेशा खाली रहती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कहना जारी रखा, कल रात मैं एक पुराने मित्र से मिलने गया था जो अब कंगाल हो चुका है। मैंने देखा कि उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। उसकी पत्नी बच्चों को सुला रही थी और कह रही थी कि कल कुछ खाना मिल जाएगा। यह देखकर मेरे मन में पीड़ा हुई। बीरबल थोड़े भावुक हो गए। हम यहाँ महलों में सोने की थालियों में भोजन करते हैं और हमारे राज्य के कई नागरिक भूखे सोते हैं। यह थाली उन सभी भूखों की आवाज है जो हमें पुकार रही है। दरबार में हलचल और विचार। बीरबल की बातें सुनकर दरबार में उपस्थित सब लोग गंभीर हो गए। कई मंत्रियों को अपनी नीतियों पर शर्म आई। अकबर ने भी गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, क्या यह बात सच है कि हमारे राज्य में इतने लोग भूखे हैं? बीरबल बोले, जहां पनाह, यह न केवल सच है बल्कि एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं एक दिन वेश बदलकर नगर का भ्रमण करें और देखें कि गरीबों की स्थिति कैसी है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, कल सुबह हम दोनों भेष बदलकर नगर की गलियों में निकलेंगे। अकबर का भेष बदलना और नगर भ्रमण। अगली सुबह अकबर और बीरबल ने साधारण वेशभूषा पहनकर राजधानी की संकरी गलियों में जाना शुरू किया। वे दोनों सामान्य नागरिक बनकर लोगों से मिलने लगे। कहीं एक बूढ़ी औरत तवा गर्म कर रही थी, लेकिन उसमें रोटी नहीं थी। कहीं एक बच्चा पानी पीकर पेट भरने की कोशिश कर रहा था। कहीं एक मजदूर दिन भर की मेहनत के बाद केवल सूखी रोटी लेकर बैठा था। अकबर के मन में हलचल मच गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे सोचते थे कि उनका राज्य सबसे खुशहाल है, लेकिन यह दृश्य तो कुछ और ही कह रहा था। तभी उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या हम सच में इतने असंवेदनशील हो गए हैं? क्या हमारी नीतियां ही इनकी हालत के लिए जिम्मेदार हैं? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, आप एक न्यायप्रिय शासक हैं।
लेकिन राज्य का हर हिस्सा आपकी नजर में नहीं होता। यही कारण है कि आपको यह रूप देखने को मिला। महल में वापसी और सुधारों की शुरुआत। अकबर और बीरबल ने नगर भ्रमण के बाद महल में लौटकर तुरंत एक विशेष सभा बुलाई। उन्होंने सभी मंत्रियों, कोषाध्यक्षों, प्रांतीय प्रशासकों को बुलाया। अकबर ने कड़े स्वर में कहा, हमने अपनी आंखों से देखा कि हमारे राज्य में लोग भूखे हैं। यह एक शर्म की बात है। जब तक राज्य का हर नागरिक संतुष्ट नहीं होगा, तब तक हमारा शासन अधूरा है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने जो खाली थाली दरबार में लाई थी, वह वास्तव में हमारी आंखें खोलने वाली थी। अब बताओ क्या उपाय किए जाएं? बीरबल ने प्रस्ताव दिया, जहांपनाह, हमें निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। एक, अन्न सहायता योजना शुरू की जाए जिसमें गरीबों को निःशुल्क भोजन मिले। 2, राज्य के गोदामों की नियमित जांच हो ताकि अनाज कालाबाजारी न हो। 3, गरीबों के लिए रोजगार योजनाएं बनाई जाएं ताकि वे खुद अपने लिए भोजन जुटा सकें। 4, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा भी दी जाए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। अकबर ने तुरंत इन प्रस्तावों को लागू करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, अब से हर प्रांत का गवर्नर हर माह रिपोर्ट देगा कि उसके क्षेत्र में कोई भूखा तो नहीं। राज्य में बदलाव और बीरबल का सम्मान। कुछ ही महीनों में अकबर के राज्य में बदलाव दिखने लगा। जगह जगह अन्न वितरण केंद्र खुले। गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। भूखमरी की दर में भारी गिरावट आई। सबसे खास बात यह थी कि लोगों ने पहली बार यह महसूस किया कि उनका राजा वास्तव में उनके दुख में सहभागी है। बीरबल की चतुराई और संवेदनशीलता ने एक बड़ी समस्या का समाधान किया। अकबर ने एक दिन दरबार में बीरबल को बुलाकर सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया। बीरबल, तुम्हारी वो खाली थाली वास्तव में राज्य की सबसे भारी थाली थी। उसमें गरीबों का दुख, भूख और हमारी उपेक्षा का भार था। लेकिन अब वो थाली भर गई है क्योंकि तुमने हमें हमारी जिम्मेदारी याद दिला दी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, राजा वही जो प्रजा के दुख में उसके साथ खड़ा हो। निष्कर्ष, अकबर बीरबल की यह कहानी खाली थाली केवल एक किस्सा नहीं है, बल्कि यह शासन, नीति और समाज के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक है। यह बताती है कि एक शासक को केवल राजमहल की चकाचौंध नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की भूखी आंखों में भी देखना चाहिए। बीरबल ने एक साधारण प्रतीक, खाली थाली के माध्यम से जिस प्रकार अकबर को झकझोरा, वह आज के युग में भी प्रासंगिक है। जब तक हर थाली में भोजन न हो, तब तक किसी भी राष्ट्र की उन्नति अधूरी है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की अनोखी पाठशाला। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में सबसे प्रिय बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का अमूल्य हिस्सा हैं। बीरबल की चतुराई, तर्कशक्ति और हास्यबोध ने उसे विशेष स्थान दिलाया था। प्रस्तुत कथा, बीरबल की अनोखी पाठशाला, न केवल उसकी बुद्धिमानी को दर्शाती है, बल्कि शिक्षा के महत्व को भी उजागर करती है। दरबार में बहस। एक दिन अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। मंत्रीगण, दरबारी, कवि और विद्वान अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। बादशाह अकबर गद्दी पर विराजमान थे और बीरबल हमेशा की तरह दरबार के कोने में शांत मुद्रा में मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। क्या शिक्षा का महत्व वास्तव में इतना बड़ा है जितना लोग कहते हैं? क्या यह किसी को चतुर या योग्य बनाती है? कुछ दरबारी बोले, जहांपनाह, शिक्षा का क्या लाभ? आजकल तो चालाकी से काम होता है, किताबों से नहीं। दूसरों ने समर्थन किया, बहुत से अनपढ़ लोग भी बड़े व्यापारी बन जाते हैं।
अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह शिक्षा दीपक की लौ की तरह है। जो व्यक्ति शिक्षित है वह अंधकार में भी रास्ता ढूंढ सकता है, लेकिन जो केवल चतुर है वह ठोकर खाता है। अकबर ने कहा, तो क्यों न हम एक परीक्षा लें? तुम एक ऐसे व्यक्ति को चुनो जो शिक्षित न हो लेकिन समझदार हो और उसे कोई काम सौंपा जाए। फिर देखा जाएगा कि क्या शिक्षा वाकई जरूरी है। बीरबल ने सिर झुकाया। जो हुक्म हुजूर। गवई युवक रघु की एंट्री। बीरबल ने अगले दिन एक युवक को दरबार में पेश किया। उसका नाम था रघु, एक गांव का सीधा सादा किसान पुत्र। उसके कपड़े साधारण थे, आंखों में मासूमियत और चेहरे पर विश्वास। बीरबल बोले, जहां पनाह यह है रघु। अनपढ़ है लेकिन मेहनती और ईमानदार। इसे एक सप्ताह के लिए एक जिम्मेदारी दी जाए ताकि इसकी योग्यता परखा जा सके। अकबर ने आदेश दिया। ठीक है। रघु को शहर की बाजार का हिसाब किताब संभालने का काम दिया जाए। वह राजकोष में पैसे जमा करेगा और बाजार की रिपोर्ट हर 3 दिन पर लाएगा। रघु को आदेश मिला और वह खुशी खुशी काम पर लग गया। रघु की कठिनाइयां। पहले ही दिन रघु के सामने मुश्किलें खड़ी हो गईं। उसे हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा था। वह संख्याएं गिनने में भी गड़बड़ा रहा था। व्यापारियों ने उसे धोखा देना शुरू किया। कुछ ने झूठे बिल बनाए, कुछ ने पैसे कम जमा किए। रघु परेशान हो गया। वह बीरबल के पास आया और बोला, सेठ, लोग मुझे समझा नहीं रहे और मैं पढ़ा लिखा भी नहीं। मुझसे ये काम नहीं होगा। बीरबल मुस्कराए और बोले, घबराओ मत रघु। मैं तुम्हें एक पाठशाला भेजता हूं जहां अनपढ़ भी विद्वान बनते हैं। बीरबल की अनोखी पाठशाला। अगली सुबह बीरबल ने रघु को एक छोटा कमरा दिखाया। दीवारों पर चित्र बने थे, अक्षर और गिनती लिखी थी। कुछ सरल व्यापारिक नियम चित्रों के जरिए समझाए गए थे। एक बुजुर्ग शिक्षक थे जो बहुत धैर्य से पढ़ाते थे। यह बीरबल की बनाई गई विशेष पाठशाला थी, चित्र विद्या विद्यालय, जहां बिना अक्षर ज्ञान के चित्रों और अभ्यास से व्यापार, हिसाब और व्यवहार सिखाया जाता था। रघु हर दिन वहां जाता, सीखता, अभ्यास करता और फिर बाजार में वही ज्ञान उपयोग करता। धीरे धीरे वह हिसाब किताब में दक्ष हो गया। उसने व्यापारियों की चालबाजियां पकड़नी शुरू कर दी। अब कोई भी उससे गलत हिसाब नहीं कर पाता। दरबार में रघु की परीक्षा। एक सप्ताह बाद रघु दरबार में वापस आया। अकबर ने पूछा, तो रघु कैसा रहा अनुभव? रघु ने एक सुंदर कागज पर संपूर्ण बाजार का लेखा जोखा दिया। साफ अक्षरों में संख्याओं के साथ विवरण था। अकबर ने चकित होकर पूछा, ये तो बहुत ही सुंदर है। तुमने पढ़ना लिखना कैसे सीख लिया इतने कम समय में? रघु ने बीरबल की ओर देखकर मुस्कराया और कहा, जहां पनाह, बीरबल साहब ने मुझे एक ऐसी पाठशाला भेजा जहां बिना किताब के ज्ञान मिलता है। वहां मैंने चित्रों से सीखा, अभ्यास किया और अब मुझे न केवल पढ़ना आता है बल्कि समझना भी। अकबर बीरबल की ओर मुड़े और बोले, बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। ऐसी पाठशाला तो पूरे राज्य में होनी चाहिए। शिक्षा का विस्तार। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि बीरबल की चित्र पाठशाला की तर्ज पर पूरे राज्य में स्कूल खोले जाएं। गरीबों और अनपढ़ों को शिक्षा देने के लिए विशेष अध्यापक नियुक्त किए गए। अकबर ने कहा, यदि हम हर नागरिक को शिक्षित कर दें तो राज्य की उन्नति निश्चित है। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया,
जहां पनाह, जो देश अपने लोगों को शिक्षित करता है वह कभी पराजित नहीं होता। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि सिखाने के तरीकों में होता है। अगर इच्छा हो तो कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, चाहे वह अनपढ़ हो या शिक्षित। बीरबल की अनोखी पाठशाला ने यह साबित कर दिया कि शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है और उसे देने की जिम्मेदारी पूरे समाज की है। समापन। राजा अकबर ने बीरबल को शिक्षा दीपक की उपाधि दी और पूरे राज्य में शिक्षा सुधार अभियान शुरू किया। रघु को बाजार निरीक्षक नियुक्त किया गया और उसकी सादगी और ईमानदारी को सम्मान मिला। बीरबल की यह बुद्धिमानी एक बार फिर यह सिद्ध कर गई कि सही शिक्षा और सही मार्गदर्शन से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की सच्चाई की कसौटी। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं बल्कि नीति, न्याय और विवेक का गहरा संदेश देती हैं। यह कहानी बीरबल की सच्चाई की कसौटी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है जिसमें बीरबल ने बुद्धिमानी और सत्य के बल पर एक बड़ी साजिश को उजागर किया और न्याय की स्थापना की। दरबार की सुबह और एक रहस्यमय मामला। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। दरबारियों की आवाजों में चर्चा हो रही थी, लेकिन वातावरण कुछ तनावपूर्ण लग रहा था। तभी एक सैनिक ने आकर बताया, जहां पनाह, नगर के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ अमरलाल दरबार में उपस्थित होना चाहते हैं। उनके साथ एक गंभीर शिकायत है। अकबर ने अनुमति दी। सेठ अमरलाल दरबार में आए। उनके साथ दो अन्य लोग भी थे, उनका नौकर गणेश और एक गवाह तख्तीलाल। सेठ ने दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, मेरे घर से कल रात एक कीमती रत्नों से भरा संदूक चुरा लिया गया है। उसमें 100 मोती, 2 हीरे और राजमहल से मिला एक बेशकीमती तोहफा भी था। मुझे पूरा विश्वास है कि यह चोरी मेरे नौकर गणेश ने की है। अकबर ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सेठ बोले, जहां पनाह, यह गवाह तख्तीलाल कहता है कि उसने रात को गणेश को संदूक उठाते देखा। अकबर ने गणेश की ओर देखा। वह कांप रहा था, आंखें डबडबाई थीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक झूठ बोल रहे हैं हुजूर, मैंने कुछ नहीं चुराया। अकबर ने दरबार की ओर देखा, फिर बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले की सच्चाई जाननी है। तुम 3 दिनों में इसकी जांच करो और बताओ कि कौन दोषी है। बीरबल की जांच और पहली परीक्षा। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों, सेठ अमरलाल, गवाह तख्तीलाल और नौकर गणेश को अपने आवास पर बुलवाया। वह बहुत शांत भाव से बात करता रहा और उन तीनों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनता गया। बीरबल को कुछ बातें अजीब लगीं। तख्तीलाल हर बार अलग अलग समय बता रहा था जब उसने चोरी होते देखी। गणेश बार बार केवल एक ही बात कह रहा था, मैंने कुछ नहीं चुराया। बीरबल ने दोनों से एक नई तरकीब के तहत कहा, मैं तुम सबको एक एक लकड़ी की छड़ी दूंगा। ये छड़ी जादुई है। जो चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन चोर है। सेठ, गणेश और तख्तीलाल को एक एक छड़ी देकर बीरबल ने उन्हें घर भेज दिया। रहस्य का पर्दाफाश। अगली सुबह तीनों वापस लौटे। बीरबल ने तीनों की छड़ियां मापी और मुस्कराया। जहां पनाह, बीरबल ने दरबार में कहा, चोरी का रहस्य अब सुलझ चुका है। अकबर चौंक उठे। क्या? कैसे? बीरबल ने सभी को दरबार में बुलवाया और सबके सामने कहा, मैंने तीनों को एक जैसी छड़ियां दी थीं, बिल्कुल समान लंबाई की।
और मैंने कहा था कि चोर की छड़ी जादू से 1 इंच बढ़ जाएगी, पर असल में छड़ियां जादुई नहीं थीं। अकबर ने पूछा, तो फिर पता कैसे चला? बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, मैंने सोचा कि यदि कोई निर्दोष है तो वह छड़ी को वैसे ही रखेगा, पर जो दोषी होगा वह डर से छड़ी को थोड़ा काट देगा ताकि अगर लंबाई बढ़े तो भी पकड़ में न आए। यही हुआ। बीरबल ने आगे कहा, गवाह तख्तीलाल की छड़ी 1 इंच छोटी है। इसका मतलब है वह ही झूठ बोल रहा है और चोरी में शामिल है। और सेठ अमरलाल भी जो उसे साथ लाया वही असली साजिश करता है। गणेश की छड़ी वैसी की वैसी थी। अकबर गुस्से में बोले, सेठ और तख्तीलाल, तुम दोनों ने मिलकर एक निर्दोष को फंसाने की कोशिश की। सच्चाई का उजागर होना। तख्तीलाल घबरा गया और दरबार में रोते हुए बोला, माफ कर दो हुजूर। सेठ अमरलाल ने मुझे रिश्वत दी थी कि मैं झूठी गवाही दूं। असल में चोरी उसने खुद करवाई ताकि बीमा से पैसे मिल जाएं। सेठ अमरलाल भी झुक गया और बोला, बीरबल की बुद्धिमानी के आगे हम हार गए। कृपा करें। अकबर ने कड़े स्वर में कहा, चोरी करना अपराध है, लेकिन उससे बड़ा अपराध है निर्दोष को फंसाना। सेठ अमरलाल की सारी संपत्ति जब्त की जाए और तख्तीलाल को 1 वर्ष की कारावास की सजा दी जाए। फिर उन्होंने गणेश से कहा, तुम्हारी ईमानदारी की सराहना की जाती है। तुम्हें दरबार में नियुक्त किया जाएगा। बीरबल की प्रशंसा और शिक्षा। दरबार में तालियों की गूंज उठी। सभी ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी कसौटी पर सच्चाई निखरकर सामने आई। अगर यह तरकीब न होती तो हम एक निर्दोष को दंड दे बैठते। बीरबल बोले, जहां पनाह, जब भी सच्चाई धुंधली हो जाए तो उसकी कसौटी बनाना जरूरी होता है। आंखों से जो दिखे वह सच नहीं होता, दिल और दिमाग से परखना पड़ता है। निष्कर्ष। यह कहानी बताती है कि न्याय में जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। सही दृष्टि, चतुराई और धैर्य से ही सच्चाई सामने आती है। बीरबल ने केवल अपने तर्क से ही नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक चाल से यह साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता और ईमानदारी मिलकर किसी भी साजिश को उजागर कर सकते हैं। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की निष्पक्षता। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक साहित्य का अमूल्य हिस्सा हैं। ये केवल मनोरंजक नहीं बल्कि नीति, न्याय, चतुराई और मानवता के गहन संदेश देती हैं। प्रस्तुत कहानी बीरबल की निष्पक्षता में हम देखेंगे कि किस प्रकार बीरबल ने निष्पक्ष न्याय कर एक राजपरिवार की प्रतिष्ठा को बचाया और सत्य की रक्षा की। दरबार की एक विशेष सुबह। बादशाह अकबर का दरबार हर दिन की तरह सजा हुआ था। हर ओर रौनक थी। कवि कविता सुना रहे थे, मंत्री योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे और सैनिक अपनी रणनीति पर। तभी एक खास संदेशवाहक दरबार में उपस्थित हुआ। उसने बादशाह को एक पत्र सौंपा और कहा, जहां पनाह, यह पत्र दक्षिण के सामंत राजा वीरसेन ने भेजा है। अकबर ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, महाराज अकबर को सादर प्रणाम। मेरी पुत्री राजकुमारी रत्नावली की राजमहल की बहुमूल्य हार चोरी हो गई है। मेरी आशंका है कि चोरी उसके ही सहेली रूपा ने की है, जो कि गरीब परिवार की है लेकिन वर्षों से महल में रहती आई है। मेरी प्रजा इस निर्णय को लेकर भ्रमित है और न्याय के लिए आपकी ओर देख रही है। कृपया आपके दरबार में इस मामले का निपटारा हो। सादर राजा वीरसेन। पत्र पढ़कर अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और आदेश दिया,
बीरबल, यह मामला नाजुक है। एक तरफ राजा वीरसेन की प्रतिष्ठा है, दूसरी तरफ एक सामान्य नागरिक पर गंभीर आरोप। हम चाहते हैं कि आप इस मामले की निष्पक्ष जांच करें और निर्णय दें। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म मेरे मालिक का। रत्नावली और रूपा की पेशी। 3 दिन बाद राजकुमारी रत्नावली और उसकी सहेली रूपा दरबार में लाई गईं। उनके साथ राजा वीरसेन और उनकी रानी भी उपस्थित थे। राजकुमारी रत्नावली ने कहा, जहां पनाह, मेरे कमरे में जो मोतियों का हार रखा था वह अचानक गायब हो गया। कमरे में कोई बाहर से नहीं आया था, केवल रूपा ही मौजूद थी। अकबर ने रूपा की ओर देखा। वह भयभीत और कांपती हुई खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं राजकुमारी की सेवा करती रही हूं वर्षों से। मैं उन्हें बहन की तरह मानती हूं। बीरबल ने सभी को शांत रहने को कहा और बोले, मैं इस मामले की जांच स्वयं करूंगा। दोनों को मेरे निवास स्थान पर 2 दिन रखा जाएगा, जहां मैं उन्हें अलग अलग परखूंगा। अकबर ने सहमति दी। बीरबल की चाल और बुद्धिमानी। बीरबल ने अगले दिन दोनों युवतियों को अपने आवास पर बुलाया और उन्हें अलग अलग कक्षों में ठहराया। दोनों को बराबर भोजन, सुविधा और सेवक दिए गए। बीरबल ने अपनी योजना बनाई। पहली रात बीरबल ने सेविका के माध्यम से एक झूठी खबर दोनों तक पहुंचाई। राजमहल के बगीचे में खुदाई हो रही है और वहां एक कीमती हार का सुराग मिला है। राजा वीरसेन के सैनिक कल सुबह खुदाई करेंगे। यदि कोई दोषी है तो वह अब भी बच सकता है यदि सच्चाई बता दे। रूपा को जब यह बात पता चली तो वह शांत रही, लेकिन रत्नावली की बेचैनी बढ़ गई। वह पूरी रात जागती रही, कभी खिड़की से बाहर झांकती, कभी कमरे में चक्कर काटती। बीरबल सब देख रहा था। उसने अपने विश्वसनीय सेवकों को गुप्त रूप से दोनों पर नजर रखने का आदेश दिया था। सच्चाई सामने आने लगी। अगली सुबह बीरबल ने दोनों को आमने सामने बुलाया और शांत स्वर में पूछा, क्या आप दोनों में से कोई बताना चाहती हैं कि हार कहाँ गया? रूपा ने दृढ़ता से कहा, मैंने कुछ नहीं लिया। अगर लेना होता तो इतने साल राजमहल में नहीं टिकती। रत्नावली चुप रही। उसने नजरें झुका लीं। बीरबल ने अगली चाल चली। उन्होंने रत्नावली को अलग बुलाया और कहा, राजकुमारी, मैंने आपके कमरे की तलाशी ली है और वहां से एक बक्सा मिला है जिसमें हार जैसा कुछ है। क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? रत्नावली कांपने लगी। उसने धीरे से कहा, मैं आपको सच्चाई बताती हूं। दरअसल मैंने हार खुद छुपाया था। मुझे शक था कि रूपा ने मेरी एक बात किसी दासी से कह दी थी। मैं उससे नाराज थी, इसलिए मैंने उसे दोषी सिद्ध करने की योजना बनाई ताकि वह महल से निकाल दी जाए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, राजकुमारी, आपने केवल अपनी सहेली को नहीं बल्कि अपने राज्य की मर्यादा को भी चोट पहुंचाई है। पर मैं यह मामला बादशाह के सामने रखूंगा। दरबार में न्याय का दिन। अगले दिन अकबर का दरबार सजा। राजा वीरसेन, रानी रत्नावली और रूपा दरबार में उपस्थित थे। बीरबल ने पूरे मामले का वर्णन किया। फिर सबके सामने कहा, जहां पनाह, इस मामले में चोर नहीं बल्कि साजिशकर्ता खोजा गया है। हार किसी ने चुराया नहीं बल्कि जानबूझकर छुपाया गया था, जिससे एक निर्दोष पर झूठा आरोप लगाया जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? बीरबल ने रत्नावली की ओर देखा और कहा, राजकुमारी खुद सबके सामने सच्चाई बताएंगी।
रत्नावली ने आंखों में आंसू लिए सबके सामने कहा, मैंने ही रूपा को दोषी ठहराने की साजिश की थी। मुझे उस पर गुस्सा था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का पछतावा है। राजा वीरसेन स्तब्ध रह गए। उन्होंने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। न्याय और क्षमा का मिश्रण। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी रत्नावली, आपका अपराध गंभीर है, लेकिन चूंकि आपने अपनी गलती स्वीकार की है और कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई, इसलिए आपको सार्वजनिक क्षमा मांगनी होगी और आने वाले 3 महीने तक समाज सेवा करनी होगी। अकबर ने रूपा की ओर देखा। रूपा, तुम पर झूठा आरोप लगा, लेकिन तुम डरी नहीं, झुकी नहीं। तुम्हारी ईमानदारी और संयम प्रशंसनीय है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे दरबार में महिला सहायता विभाग की प्रमुख बनो। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। बीरबल मुस्कराए। जहां सच्चाई को परखा जाता है निष्पक्षता से, वहीं न्याय की प्रतिष्ठा बनी रहती है। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि न्याय केवल नियमों से नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और निष्पक्षता से किया जाना चाहिए। बीरबल ने बिना किसी भय या पक्षपात के सच्चाई की परतें खोलीं और एक निर्दोष की प्रतिष्ठा को बहाल किया। इसी कारण वह केवल एक दरबारी नहीं, बल्कि जनता के मन का नायक भी था। अकबर बीरबल की कहानी, गरीब की पुकार। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल चतुराई और न्याय की प्रतीक हैं, बल्कि वे समाज में व्याप्त असमानताओं, अन्याय और भेदभाव पर भी गहरी चोट करती हैं। इस कहानी गरीब की पुकार में बीरबल ने अपने बेजोड़ विवेक और मानवता से एक ऐसा समाधान प्रस्तुत किया जिसने न सिर्फ एक निर्दोष गरीब को न्याय दिलाया, बल्कि पूरे दरबार की आंखें खोल दीं। शाही दरबार और एक असामान्य फरियादी। शाहनशाह अकबर हर सुबह की तरह अपने आलीशान दरबार में विराजमान थे। दरबार सजा हुआ था। मंत्रीगण, सेनापति, कवि, पंडित, ज्योतिषी और बीरबल सब अपनी जगहों पर उपस्थित थे। वातावरण सौम्य था। तभी एक सैनिक दरबार के मुख्य द्वार से अंदर आया और प्रणाम कर बोला, जहांपनाह, एक गरीब किसान आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। अकबर ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, दरबार सबका है, अमीर गरीब का भेद यहां नहीं चलता। बुलाओ उसे। किसान भीतर आया। उसका नाम था माधो। वह फटे पुराने कपड़े पहने, धूल मिट्टी में सना हुआ था। आंखों में डर और चेहरे पर थकान थी, पर आत्मसम्मान से भरा हुआ था। उसने झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मुझे न्याय चाहिए। मैं बहुत दिनों से दर-दर की ठोकरें खा रहा हूं। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। अकबर ने गंभीरता से कहा, कहो, क्या अन्याय हुआ है तुम्हारे साथ? माधो की व्यथा। माधो ने कहना शुरू किया, जहांपनाह, मैं आगरा से 30 कोस दूर एक गांव का निवासी हूं। मेरे पास पैतृक 2 बीघा जमीन थी जिस पर मैं फसल उगाकर अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन कुछ दिन पहले गांव के जमींदार लाला हरिदास ने मेरी जमीन हड़प ली। उन्होंने कहा कि मैंने उधार नहीं चुकाया और अब वह जमीन उनकी हो गई है। अकबर ने पूछा, क्या तुमने उधार लिया था? माधो बोला, हाँ जहांपनाह, 3 साल पहले सूखा पड़ा था। तब मैंने 5 स्वर्ण मुद्राएं ली थीं और 1 साल में 3 लौटा भी दी थीं। बाकी 2 के लिए 2 महीने की मोहलत मांगी थी। लेकिन लाला ने अपने आदमी भेजकर मुझे पिटवाया और जमीन के कागज जबरन छीन लिए। अकबर ने गहरी सांस ली और दरबार की ओर देखा। फिर बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले की सच्चाई जाननी होगी। बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, न्याय तभी न्याय है जब वह समय पर हो। मुझे 2 दिन का समय दीजिए,
मैं सच्चाई लाकर दरबार में रखूंगा। बीरबल की जांच। बीरबल साधारण वेश में गांव गया। उसने वहां लोगों से बात की। लोगों ने बताया कि लाला हरिदास रसूखदार व्यक्ति है। उसके आदमी गांव वालों को डराते हैं। माधो सच बोल रहा है, लेकिन किसी में लाला के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं। बीरबल ने लाला का भी सामना किया। वह घमंड में चूर था। बोला, मैंने तो सब कानून के हिसाब से किया है। कागज पर दस्तखत हैं। जो उधारी नहीं चुकाता, उसकी जमीन मेरी होती है। बीरबल ने कागज देखे, वे असली लग रहे थे, लेकिन हस्ताक्षर कुछ अजीब थे। उसने गांव के पंडित से पुराने दस्तावेज मंगवाए और माधो के हस्ताक्षर से मिलान किया। उसे यकीन हो गया कि दस्तखत नकली थे। दरबार में न्याय। 2 दिन बाद बीरबल ने अकबर को पूरी बात बताई। दरबार में लाला हरिदास और माधो दोनों को बुलाया गया। अकबर ने पूछा, हरिदास, क्या तुमने माधो की जमीन उसके उधार न चुकाने पर ली? हरिदास ने आत्मविश्वास से कहा, जी हां हुजूर। हमारे पास दस्तावेज हैं, उसके दस्तखत समेत। बीरबल आगे आया और मुस्कराकर बोला, क्या मैं दरबार के सामने यह सिद्ध कर सकता हूं कि ये दस्तखत नकली हैं? अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने एक सफेद कागज लाया और माधो से कुछ लिखने को कहा। फिर वह पुराना जमींदारी दस्तावेज लेकर आया। उसने कहा, जहां पनाह, दोनों के अक्षरों में जमीन आसमान का अंतर है। माधो का म सीधा होता है, लेकिन दस्तावेज में टेढ़ा। ध को वह बाएं से ऊपर उठाता है, लेकिन कागज में नीचे से खींचा गया है। बीरबल ने गांव के पंडित द्वारा 5 साल पहले लिखाए गए खेतों के कागज भी पेश किए और कहा, यहां माधो के असली हस्ताक्षर हैं। इससे सिद्ध होता है कि जमीन के दस्तावेज पर किए गए हस्ताक्षर जाली हैं। अकबर ने तीखी दृष्टि से लाला हरिदास की ओर देखा। लाला घबरा गया और जोर से बोला, हुजूर, मैंने यह सब अपने बेटे के कहने पर किया। कृपा करें। अकबर का निर्णय। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और फिर निर्णय सुनाया। लाला हरिदास की सारी जमीन जब्त की जाए। उसे 6 महीने की जेल दी जाए और माधो को उसकी जमीन वापस की जाए। साथ ही 5 स्वर्ण मुद्राएं बतौर हर्जाना दी जाए। माधो की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आपने मेरे जीवन को बचा लिया। अकबर ने मुस्कराकर कहा, यह बीरबल की न्यायपूर्ण बुद्धिमानी है जिसने तुम्हारा जीवन बचाया। बीरबल की सीख। बीरबल दरबार में बोले, जहां अत्याचार की आवाज ना उठे, वहां अन्याय फलता है। जब तक गरीबों को बोलने का हक नहीं मिलेगा, तब तक दरबार अधूरा रहेगा। अकबर ने बीरबल को एक बार फिर न्यायमूर्ति की उपाधि दी और सभी दरबारियों से कहा, अब से हर महीने एक दिन केवल आम जनता की फरियाद के लिए रखा जाएगा, ताकि हम उनका भी दर्द सुन सकें। निष्कर्ष। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि न्याय केवल राजा के सिंहासन से नहीं, बल्कि जनता की पुकार से निकलता है। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि जब तक दरबार में सच्चे दरबारी होते हैं, तब तक सत्य को कोई छुपा नहीं सकता। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की उल्टी गवाही। अकबर और बीरबल की कहानियां जितनी हास्यप्रद होती हैं, उतनी ही गूढ़ और विचारोत्तेजक भी। बीरबल की सूझबूझ, न्यायप्रियता और तीव्र बुद्धि हमेशा बादशाह अकबर के दरबार की शान रही है। प्रस्तुत कहानी बीरबल की उल्टी गवाही एक ऐसे मुकदमे पर आधारित है जहां बीरबल ने झूठ और छल को हराकर सत्य की विजय सुनिश्चित की। दरबार में एक विचित्र मामला।
एक दिन बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार में बहस और विचार विमर्श का माहौल था। तभी एक सैनिक ने आकर सूचित किया, जहांपनाह, नगर का व्यापारी सेठ हरगोविंद किसी गंभीर शिकायत को लेकर दरबार में उपस्थित होना चाहता है। अकबर ने अनुमति दी। सेठ हरगोविंद ने दरबार में आकर झुककर सलाम किया और बोला, हुजूर, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरे 100 स्वर्ण मुद्राओं से भरे संदूक पर मेरे ही नौकर मदन ने हाथ साफ कर दिया। मैं आपसे न्याय की प्रार्थना करता हूं। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? सेठ बोला, हुजूर, मेरे पड़ोसी गवाह हैं। उन्होंने मदन को संदूक लेकर जाते देखा था। तभी मदन को दरबार में लाया गया। वह डर के मारे कांप रहा था। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने कुछ नहीं चुराया। सेठ ने खुद मुझे संदूक लेकर गोदाम ले जाने को कहा था, लेकिन अगले दिन कहने लगे कि मैंने चोरी की है। अकबर सोच में पड़ गए। मामला उलझा हुआ था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, हम चाहते हैं कि इस मामले की पूरी सच्चाई 3 दिनों के भीतर हमारे सामने रखी जाए। बीरबल मुस्कराया, जो हुक्म बादशाह सलामत। बीरबल की जांच आरंभ। बीरबल ने सेठ हरगोविंद और मदन दोनों से अलग अलग पूछताछ की। सेठ ने बार बार कहा, मुझे पूरा यकीन है कि मदन ने ही संदूक चुराया है। जबकि मदन बार बार कहता रहा, हुजूर, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं वही कर रहा था जो मालिक ने कहा। बीरबल ने पड़ोसियों से भी पूछताछ की। एक ने कहा, मैंने मदन को संदूक लेकर जाते देखा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वह चोरी कर रहा था या सेठ के कहने पर ले जा रहा था। बीरबल को मामला संदिग्ध लगा। बीरबल की उल्टी गवाही की योजना। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहांपनाह, मैंने सच्चाई जानने का एक तरीका खोजा है, गवाही की कसौटी। हम अब सभी को एक झूठी गवाही देने का अवसर देंगे। जिसकी गवाही सबसे सच्ची लगेगी वही दोषी सिद्ध होगा। अकबर चौंक गए। बीरबल, ये कैसी उल्टी प्रक्रिया है? झूठी गवाही से सच्चाई कैसे निकलेगी? बीरबल बोले, जहांपनाह, जो सच बोल रहा होगा वह झूठ नहीं बोल पाएगा, और जो झूठा है वह अपने झूठ को ही दोहराएगा। इसी में से सच बाहर निकलेगा। अकबर ने अनुमति दे दी। उल्टी गवाही का दिन। दरबार में भीड़ जमा थी। पहले सेठ हरगोविंद को बुलाया गया। बीरबल ने कहा, सेठ जी, कृपया झूठ बोलिए और बताइए कि आपने मदन को कैसे फंसाया। सेठ हंसा और बोला, हुजूर, यह कैसी मजाक वाली प्रक्रिया है? भला मैं क्यों झूठ बोलूं? बीरबल बोले, ये एक विशेष न्याय पद्धति है। झूठ बोलना आवश्यक है। सेठ ने हिचकते हुए कहा, ठीक है। झूठ बोलते हुए कह रहा हूं कि मैंने मदन को फंसाने की योजना बनाई। पहले खुद संदूक गायब किया और फिर मदन पर आरोप लगा दिया। सेठ के चेहरे पर असहजता थी। वो बार बार आंखें झुका रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। अब मदन की बारी आई। बीरबल बोले, अब तुम झूठ बोलो और बताओ कि तुमने चोरी की। मदन बोला, हुजूर, ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने सेठ के संदूक से चोरी की। मैंने 100 स्वर्ण मुद्राएं चुरा लीं। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने तुरंत कहा, माफ कीजिए, मैं झूठ बोल भी नहीं सकता। मैंने सचमुच कुछ नहीं चुराया। मैं निर्दोष हूं। बीरबल मुस्कराए। निर्णय का क्षण।
बीरबल अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहां पनाह, अब निर्णय स्पष्ट है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, जिसे झूठ बोलने में असहजता हुई, जिसका चेहरा कांपने लगा, वह दोषी है, जबकि जो निर्दोष था वह झूठ बोलते ही रो पड़ा, क्योंकि उसके अंदर सच बोलने की ताकत है। सेठ हरगोविंद का चेहरा सफेद हो गया। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया, इस सेठ के गोदाम की तलाशी ली जाए। कुछ ही समय बाद सैनिकों ने सूचना दी, हुजूर, संदूक सेठ के निजी गोदाम से बरामद हुआ है, ज्यों का त्यों। अकबर का निर्णय। अकबर क्रोधित हुए और बोले, उस सेठ हरगोविंद, तुमने एक निर्दोष को फंसाने की कोशिश की, वह भी झूठी गवाही के सहारे। तुम्हें 10 दिन की जेल और 200 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने में भरनी होंगी। उन्होंने मदन की ओर देखकर कहा, तुम्हें दरबार के सरकारी खजाने में सहायक नियुक्त किया जाता है, तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान होगा। पूरा दरबार बीरबल की चतुराई पर तालियां बजा उठा। बीरबल की सीख। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, झूठ का सबसे बड़ा दुश्मन होता है सच का डर। एक झूठ को पकड़ने के लिए कभी कभी उसे बोलने देना पड़ता है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी उल्टी गवाही सीधी सच्चाई ले आई। यही तुम्हारी असली ताकत है। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य को खोजने के लिए केवल परंपरागत तरीकों की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी विवेक, मनोविज्ञान और तार्किक सोच के आधार पर भी न्याय संभव होता है। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि केवल कानूनी प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना और बुद्धिमत्ता भी न्याय के मूल आधार हैं। खाली थाली का रहस्य। एक नई और रोचक अकबर बीरबल कथा। प्रस्तावना। बादशाह अकबर का दरबार हर दिन किसी न किसी नए मसले और चर्चा का केंद्र होता था। कभी न्याय, कभी कला, कभी हास्य तो कभी राजनीति, हर विषय पर गहन विचार होता और उसमें बीरबल की चतुराई अद्वितीय रहती। एक दिन एक साधारण सी वस्तु, एक खाली थाली, पूरे दरबार में चर्चा का विषय बन गई। कैसे एक खाली थाली ने बादशाह को सोचने पर मजबूर कर दिया और बीरबल ने उसकी व्याख्या से सबको चकित कर दिया, यही है इस कहानी का मूल। शुरुआत। एक अजीब भेंट। एक दिन सुबह जब बादशाह अकबर अपने महल के बागीचे में टहल रहे थे, तभी एक वृद्ध स्त्री रोती हुई उनके पास आई। सैनिकों ने उसे रोका, लेकिन अकबर ने उसे आने की अनुमति दी। वह थकी हुई, झुकी हुई बुजुर्ग औरत एक साफ, चमचमाती लेकिन खाली थाली लेकर आई। वह जमीन पर झुकी और बोली, जहां पनाह, मैं आपकी प्रजा हूं, एक विधवा और अकेली हूं। आज मैं आपको यह भेंट देने आई हूं, यह खाली थाली। अकबर चकित हो गए। उन्होंने पूछा, बुजुर्ग माता, यह भेंट कैसी? खाली थाली देने का क्या अर्थ है? वह बोली, जहां पनाह, यही मेरी फरियाद है। इस थाली में जो खालीपन है वही मेरी जिंदगी का खालीपन है। 2 वक्त की रोटी नहीं है, इंसाफ नहीं है, कोई आसरा नहीं है। आपके अधिकारी गांव में बस अमीरों को देखते हैं, हम जैसे गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती। मुझे कोई जरूरत नहीं, बस मेरी बात आपके दिल तक पहुंच जाए, यही चाहती हूं। बादशाह गंभीर हो गए। उन्होंने उस स्त्री को आराम और भोजन की व्यवस्था देने का हुक्म दिया, लेकिन इस खाली थाली के प्रतीक अर्थ ने उनके मन में हलचल मचा दी। दरबार में खाली थाली। अगले दिन जब दरबार लगा तो अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने सबके सामने वह खाली थाली रखवाई और पूछा, बीरबल, बताओ, यह खाली थाली किस बात का प्रतीक हो सकती है? बीरबल ने थाली को ध्यान से देखा,
मुस्कराया लेकिन कुछ नहीं बोला। अकबर बोले, हम इस थाली को प्रतीक बनाना चाहते हैं, परंतु किसका? हर कोई इसका अर्थ बताएगा और फिर हम तय करेंगे कि यह किसके लिए सबसे उपयुक्त संदेश देती है। दरबारियों की राय। दरबार में कई मंत्री, दरबारी, फौजी अफसर और बुद्धिजीवी मौजूद थे। सबने अपनी अपनी राय दी। एक राजकवी फैजी बोले, यह थाली हमारी न्याय व्यवस्था की ओर संकेत करती है, जो खाली है उन गरीबों के लिए जिन्हें अब तक उसका लाभ नहीं मिला। दो मंत्री महेशदास बोले, यह थाली हमारी समृद्धि के बीच की दरारें दर्शाती है, जब एक ओर भोज चल रहा हो और दूसरी ओर कोई भूखा रहे। तीन सैनिक प्रमुख बोले, यह थाली उस सैनिक की है जो सीमाओं की रक्षा करता है, लेकिन उसके घर में रोटियां नहीं होती। चार एक व्यापारी दरबारी बोला, यह प्रतीक है व्यापार में हो रहे अन्याय का, जहां गरीब दुकानदारों की झोली हमेशा खाली रहती है। बादशाह ने सबकी बातें सुनी, सर हिलाया, पर कोई बात उनके दिल को छू न सकी। अब बारी थी बीरबल की। अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम्हारी बारी है बीरबल। इस खाली थाली को देखकर तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, यह खाली थाली बहुत कुछ कहती है। यह केवल भूख का प्रतीक नहीं, मौन चीख है। और इस थाली की आवाज वह है जिसे कोई सुनना नहीं चाहता। बादशाह ने पूछा, मौन चीख? थोड़ा विस्तार से समझाओ। बीरबल की व्याख्या। बीरबल ने दरबार की ओर देखा और बोला, जहां पनाह, यह थाली उस सामूहिक विफलता की प्रतीक है जिसमें समाज, प्रशासन और हम सभी बराबर के भागीदार हैं। जब कोई गरीब अपने बच्चों को भूखा सुला देता है और कोई धनवान थाली में भोजन फेंक देता है, तब यह थाली चीखती है। मगर यह चीख सुनाई नहीं देती। यह थाली शासन की उस संवेदनहीनता की प्रतीक है जहां आंकड़े बताते हैं कि सब ठीक है, पर ज़मीनी सच्चाई कहती है थाली खाली है। यह खाली थाली उस शिक्षा की भी प्रतीक है जो स्कूलों में है तो सही, पर छात्रों के पेट में भोजन नहीं है, इसलिए ज्ञान अधूरा है। यह थाली उस न्याय की भी प्रतीक है जो केवल दस्तावेजों में लिखा है, लेकिन गरीब की पहुंच से बहुत दूर है। यह थाली महिलाओं के उस दर्द की प्रतीक है जो हर दिन चूल्हे के पास जलती हैं, बिना खुद खाए अपने बच्चों को खिलाती हैं। जहां पनाह, यह खाली थाली केवल खाली धातु का टुकड़ा नहीं, यह नीति, नैतिकता और न्याय के खालीपन की थाली है। पूरे दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखों में विचार। अकबर थोड़ी देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने जो कहा वह बहुत गहरा है। यह थाली अब केवल एक बर्तन नहीं, एक प्रतीक है हमारी जिम्मेदारी का। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया, इस थाली को राजधानी के मुख्य द्वार पर जन की पुकार के रूप में टांग दिया जाए, ताकि हर आने जाने वाला इसे देखे और सोच सके कि क्या वह अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। फिर उन्होंने घोषणा की, हर सप्ताह दरबार में खाली थाली सभा होगी, जिसमें हम ग्रामीणों, किसानों, महिलाओं, सैनिकों और गरीबों को बुलाकर उनकी बात सुनेंगे। और हर बार ये थाली दरबार में रखी जाएगी ताकि हम कभी न भूलें कि कोई थाली अब भी खाली है। बीरबल की एक और युक्ति। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक और सुझाव दिया, जहां पनाह, क्यों न हम हर अधिकारी को उसके एक महीने के वेतन का एक छोटा हिस्सा उस गांव के लिए दें जहां से सबसे अधिक शिकायतें आती हैं। और जब वह गांव सुधार जाएगा तभी वेतन पूर्ण हो। अकबर ने यह विचार स्वीकार कर लिया। इस नीति का असर यह हुआ कि अधिकारी अब अपने कार्यक्षेत्र में सक्रिय हो गए। गांवों में भोजन, स्कूल, स्वास्थ्य और सफाई में सुधार होने लगा।
और राजधानी के द्वार पर लटकती खाली थाली हर किसी को अपनी जिम्मेदारी की याद दिलाने लगी। समाप्ति और संदेश। कुछ महीनों बाद वह वृद्ध स्त्री फिर से दरबार में आई, लेकिन इस बार वह मुस्कराती हुई थी। वह बोली, जहांपनाह, अब मेरी थाली खाली नहीं रहती। मेरी झोंपड़ी में अब चूल्हा जलता है, बच्चे हंसते हैं, और मुझे लगता है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच गई। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने एक खाली थाली से भरे हुए समाज की दिशा बदल दी। एक प्रतीक से बड़ा परिवर्तन हुआ। बीरबल मुस्कराकर बोले, जहांपनाह, कभी कभी एक साधारण चीज जैसे एक खाली थाली भी गूंजती है, अगर कोई सुनने वाला हो। सीख। खाली थाली सिर्फ एक बर्तन नहीं थी, यह हमारी जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और नैतिकता की परीक्षा थी। और जब समाज में किसी की थाली खाली हो, तो असल में सबकी थालियां अधूरी होती हैं। बीरबल और 3 वचन। एक अनोखी कहानी जिसमें बीरबल की बुद्धिमानी का परिचय मिलता है। दरबार में चुनौती। एक सुबह अकबर दरबार में आए और बोले, आज मैं बीरबल को एक नई परीक्षा देना चाहता हूं। यदि वह इसमें सफल हुए तो उन्हें इनाम मिलेगा, और असफल हुए तो 7 दिन तक दरबार में नहीं बैठ पाएंगे। सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल ने विनम्रता से पूछा, हुजूर, आपकी हर आजमाइश मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कृपया आदेश दें। अकबर बोले, तुम्हें 3 वचन लेने हैं, 3 लोगों से, लेकिन हर वचन में एक शर्त होगी। पहला वचन गरीब से लेना होगा कि वह अमीर हो जाएगा। दूसरा वचन अमीर से लेना होगा कि वह गरीबों की सेवा करेगा। और तीसरा वचन तुम्हें उस व्यक्ति से लेना होगा जो किसी पर विश्वास नहीं करता। बीरबल मुस्कराए, लेकिन उनके मन में विचारों की गहराई उतर चुकी थी। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, मैं 7 दिनों में तीनों वचन लाकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। पहला वचन गरीब से अमीर बनने का। बीरबल राजधानी के एक मोहल्ले में गए, जहां झोंपड़ियों की भरमार थी। वहां एक गरीब दर्जी, नाम था रफीक, सिलाई कर अपनी 2 बेटियों को पालता था। बीरबल ने उससे पूछा, रफीक भाई, क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? रफीक हंसते हुए बोला, हुजूर, गरीब आदमी का सपना देखना भी गुनाह समझा जाता है। अमीर बनने की बात तो दूर की बात है। बीरबल ने उसकी आंखों में झांका और बोला, अगर मैं कहूं कि तुम अमीर बन सकते हो तो क्या तुम वचन दोगे कि तुम मेहनत नहीं छोड़ोगे और दूसरों की भी मदद करोगे? रफीक कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं वचन देता हूं, जनाब। अगर किस्मत साथ दे तो मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से कभी पीछे नहीं हटूंगा। बीरबल मुस्कराए और बोले, बस यही वचन मुझे चाहिए था। इसके बाद बीरबल ने उसके हुनर को पहचानकर बादशाह से कहकर उसे शाही वस्त्रों की सिलाई का कार्य दिलवाया। धीरे धीरे रफीक का काम बढ़ा और वह कई कारीगरों को रोजगार देने लगा। दूसरा वचन अमीर से सेवा का। अब बीरबल पहुंचे राजधानी के सबसे अमीर व्यापारी सेठ हरिदास के पास। वह अत्यंत धनी था, लेकिन उसका स्वभाव अहंकार से भरा था। उसे गरीबों से बात करना भी पसंद नहीं था। बीरबल ने कहा, सेठ जी, मैं आपसे एक वचन चाहता हूं कि आप हर महीने अपनी कमाई का एक भाग गरीबों की सेवा में लगाएंगे। हरिदास ठठाकर हंस पड़ा। बीरबल जी, आप तो मजाक कर रहे हैं। मैंने अपनी मेहनत से यह संपत्ति बनाई है, किसी को दान क्यों करूं? बीरबल शांति से बोले, मैं आपसे व्यापार का एक प्रस्ताव भी लाया हूं। यदि आप गरीबों की सेवा करेंगे तो आपको बादशाह से राज्य सेवक की उपाधि मिलेगी। इससे आपके प्रतिष्ठान को शाही मान्यता मिलेगी। हरिदास कुछ सोच में पड़ गया।
यह बात उसके स्वार्थ को छू गई। उसने कहा, ठीक है, मैं वचन देता हूं कि हर महीने कम से कम 50 गरीबों की सेवा करूंगा, भोजन, कपड़ा और चिकित्सा के रूप में। बीरबल मुस्कराए। बस यही वचन मुझे चाहिए था, सेठ जी। तीसरा वचन, अविश्वासी से विश्वास का। अब बीरबल की सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी, एक ऐसे व्यक्ति से वचन लेना जो किसी पर विश्वास ही नहीं करता। वे काफी खोजबीन के बाद एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचे जो नगर का एक विख्यात तर्कवादी था। नाम था भैरव। वह हर बात पर प्रश्न करता, हर बात को झूठ मानता और किसी भी परंपरा या व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता। बीरबल ने उससे कहा, भैरव जी, मैं आपसे वचन चाहता हूं कि आप किसी एक व्यक्ति पर विश्वास करेंगे। भैरव हंसते हुए बोला, बीरबल जी, मैं तो खुद पर भी पूरा विश्वास नहीं करता, फिर किसी और पर कैसे करूं? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, आप तो ज्ञानी हैं। एक बात बताइए, अगर आप यह कहें कि आप किसी पर विश्वास नहीं करते, तो क्या आप इस कथन पर स्वयं विश्वास करते हैं? भैरव कुछ पल को चुप रह गया। बीरबल ने कहा, यदि आप अपने ही कथन पर विश्वास करते हैं, तो यह मानना होगा कि आप किसी एक बात पर तो विश्वास करते हैं, यानी अपने अविश्वास पर। और अगर आपने अपने अविश्वास पर विश्वास किया, तो एक तरह से आप विश्वास करने लगे। भैरव अवाक रह गया। आपने मुझे घुमा दिया, बीरबल, वह बोला। ठीक है, मैं वचन देता हूं कि एक बार किसी पर विश्वास करके देखूंगा, शायद यही मेरे सोचने का नया तरीका बने। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, यही वचन मैं दरबार में ले जाना चाहता हूं। दरबार में प्रस्तुति। 7वें दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और बोले, जहांपनाह, मैं तीनों वचन लेकर उपस्थित हूं। बादशाह ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तीनों वचन वाकई मिल गए? हमें विस्तार से बताओ। बीरबल ने क्रम से तीनों व्यक्तियों की कहानी सुनाई, गरीब दर्जी, अमीर व्यापारी और अविश्वासी भैरव की। उन्होंने बताया कि कैसे हर व्यक्ति ने शर्तों के साथ वचन दिया और कैसे उसका प्रभाव भविष्य पर पड़ेगा। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि केवल चतुराई ही नहीं, इंसानों को समझने की भी असाधारण शक्ति तुम में है। तीनों वचन तुम्हारे शब्दों में जीवन पा गए। पुरस्कार और सीख। अकबर ने बीरबल को एक कीमती रत्न जड़ित अंगूठी भेंट की और कहा, तुमने न केवल मेरी परीक्षा पूरी की, बल्कि समाज के 3 महत्वपूर्ण वर्गों को एक साथ दिशा भी दी, गरीब को आशा, अमीर को सेवा और तर्कवादी को संतुलन। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, जब एक राजा सही प्रश्न करता है तो उत्तर देने में आनंद आता है। कहानी से शिक्षा। बुद्धि केवल तर्क करने में नहीं, दिल तक पहुंचने में होती है। 3 वचन 3 लोगों से लेकर बीरबल ने यह दिखाया कि परिवर्तन शब्दों में नहीं, समझ में होता है। हर इंसान किसी बदलाव के लिए तैयार होता है, यदि कोई उसे समझदारी से दिशा दे।